नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सीएम योगी का गोरखपुर में आज दूसरा दिन है जहां उन्होंने आज नामांकन के बाद घर घर जाकर प्रचार किया। घर घर प्रचार से पहले सीएम गोपाल मंदिर भी गए और फिर गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। जब योगी आदित्यनाथ घर घर प्रचार के लिए निकले तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। लोगों ने बेहद गर्मजोशी से योगी का स्वागत किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। योगी ने साथ साथ एक सिख परिवार से उनकी मुलाकात हुई, उनसे संवाद किया। घर घर किस तरीके से प्रचार अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में हो रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले वो मंदिर गए और उसके बाद गुरुद्वारे गए, वहां पर उन्होंने मत्था टेका। फिर उसके बाद सिख परिवार से वो मुलाकात करते हैं। लगभग 4-5 मिनट के आसपास वो सिख परिवार के घर पहुंचते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं और बातचीत होती है उनकी। और उसके बाद घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू हो जाता है। बच्चों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और ये 5 तस्वीरों के जरिए आप घर घर प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वो देख सकते हैं। आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से ही पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले 5 बार वो सांसद भी रह चुके हैं गोरखपुर से ही और साथ साथ पहला विधानसभा चुनाव है, इसलिए जोर शोर से वो भी पूरी मेहनत के साथ डटे हुए हैं क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी रह जाए, कमी छूट जाए। इसलिए पूरे प्रचार प्रसार में इस वक्त बीजेपी का फोकस है और गोरखपुर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और किस तरीके से वहां पर उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। फूलों की बारिश के साथ वहां पर उनका अभिवादन होता है, स्वागत किया जाता है, लोग उत्साहित दिखते हैं। साथ साथ एक सिख परिवार के साथ उनकी मुलाकात होती है, उनसे संवाद उनका होता है। लोगों से घर घर जाकर वो मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनको वोट दें। अपने काम का बखान वो कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार में किस तरीके से कामकाज किया गया, क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही, वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान ये चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से पूरी ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत के साथ एक बार फिर से बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। और ना केवल सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि अगर और भी तस्वीरें हम पिछले दिनों की देखें तो किस तरीके से जेपी नड्डा यहां पर आए थे, उन्होंने भी लगातार चुनाव प्रचार किया। साथ साथ अमित शाह भी पहुंचे थे। कल भी जो तस्वीर हमने देखी थी गोरखपुर से, वहां पर एक ही मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खुद अमित शाह भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। साथ साथ उनके स्वतंत्र देव सिंह भी थे जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उस वक्त जो आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गोरखपुर में जोर शोर से स्वागत किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का, जब घर घर प्रचार उनकी ओर से किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पर सिख समुदाय का एक परिवार है, सिख समुदाय के परिवार से भी वो मिले, उनसे बातचीत उनकी हुई और वोट देने की अपील साथ साथ उनके द्वारा की गई। लोगों से घर घर जाकर अपनी उपलब्धियां उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा ये 3 दिन का पूरा किस तरह का रहा, उसकी एक एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ने ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाई। आज के दिन का जिक्र करें तो उन्होंने अपने इस पूरे दौरे की शुरुआत गोपाल मंदिर से की। सबसे पहले वो गोपाल मंदिर में गए, वहां पर माथा टेका, पूजा अर्चना वहां पर की, करीब 15 से 20 मिनट का वक्त वहां पर दिया। और ठीक उसी के पास में मौजूद करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद मोहदीपुर पहुंचे, जहां पर सिख गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका। यहाँ पर भी एक शानदार तस्वीर सामने नजर आई। सिख समुदाय के बीच वो जोश नजर आया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए हर कोई मौजूद था, गुलाब के फूलों के साथ मौजूद था। जनसंपर्क अभियान को साधते हुए डोर टू डोर कैंपेन उनके जरिए किया गया। घर घर जाकर उन्होंने संवाद साधा। खुद हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई जहां पर सबसे ज्यादा वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के दौरान दिया। परिवार के सदस्यों से बातचीत की, छोटी बच्ची से बातचीत की, पूछा कि आप कैसे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। आशीर्वाद यहां पर परिवार के सदस्यों को दिया और साथ ही पूरी तैयारियां परिवार वालों ने यहां पर कर रखी थी। देखिए, गोरखपुर के चुनावी अतीत को समझना इन तस्वीरों के साथ इसलिए जरूरी हो जाता है। 9 सीटें गोरखपुर जिले के अंतर्गत आती है, जिनमें से गोरखपुर सदर विधानसभा सीट जो है, यहीं से नामांकन कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरा था, जिस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े चेहरे थे। इंडिया के साथ में खास बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए कई सवाल उनसे पूछे गए जिनका जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। एक सवाल, कई जवाब यहां पर किस तरह से नजर आए, देखिए सबसे पहला हिस्सा। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है और जो बयान हैं 2013,
14 और कैराना का पलायन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? तो न्यूज 18 इंडिया को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिया, जिसमें कई सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर, उनके सियासी सफर को लेकर, सियासत को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर पूछे गए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी, कांग्रेस, बीएसपी पलायन और दंगा चाहती है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना भी ठहराया। क्या कुछ उन्होंने इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए कहा, सुनिए आप भी। दंगे वहां से शुरू हुए थे, सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं है, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ कुछ पॉकेट्स में है? बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है। व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है जी। उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। से राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी। अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। तो न्यूज 18 इंडिया को दिए गए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गर्मी वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहा, यह भी सुने। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है?
तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। और न्यूज 18 इंडिया को दिए गए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयंत चौधरी के मुद्दे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमित शाह की बात को जयंत चौधरी ने गलत तरीके से लिया था। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं कि जो पलट जाऊं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जयंत जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं। तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछे ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी भी दल बदलू थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे जी, और बड़े किसान नेता के साथ साथ उनका एक सम्मान था। हम भी चौधरी साहब का सम्मान करते हैं। जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया, खासतौर पर चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली में चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी। 1980 में मांग उठी थी कि इस चीनी मिल का यहां पर पुनरुद्धार होना चाहिए। हमने वहां नई चीनी मिल लगा दी चौधरी साहब की स्मृति में। लेकिन चौधरी साहब के उन कार्यों को आगे बढ़ाते तो उनको सम्मान भी मिलता है।
एक सफल अधिवक्ता के साथ साथ एक सफल किसान नेता थे और फिर एक सफल राजनेता थे चौधरी साहब। लेकिन बाकी और लोग क्या हैं, हर व्यक्ति जानता है, इसलिए चौधरी साहब से नहीं तुलना की जा सकती उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको याद दिला रहे थे हिस्टोरिकल की हिस्ट्री इनको उनका ज्ञात नहीं है कि वो भी दल बदलते रहते थे, दल बदलू थे। चौधरी साहब का सम्मान, मैंने कहा चौधरी साहब का सम्मान था जी, जिस भी तरीके से रहे होंगे उनका अपना सम्मान था। इंडिया को दिए गए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ से कई सवाल पूछे गए, जिनका जवाब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। एक सवाल जो पूछा गया 80-20 की लड़ाई को लेकर, क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, इस मुद्दे को लेकर अपनी इस बात को किस तरह से उन्होंने यहां पर पेश किया, सुनिए आप भी। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% भी सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत में बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस 80% और 20% को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। तो 80-20 वाली लड़ाई को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से सामने आती रही हैं। इसी फहरिस्त में एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने कहा कि यूपी में अब बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। आसिम वकार साहब, योगी जी ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिवली बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो 80-20 का जो बात होती है, 80% वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर पसंद है, सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद है। आप कैसे देखते हैं?
योगी जी का जो 80-20 है वो जिस मकसद से उन्होंने कहा है वो लोग जानते हैं। देखिए 80% देश में हम लोग के हिसाब से जो माइनॉरिटीज है, दलित है, ओबीसी है, जो आदिवासी हैं वो हैं। और योगी जी इनके ऊपर एक मैं समझता हूं कि इस तरह का राज थोपना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ योगी जी की मानसिकता के लोग हुकूमत करें और बाकी लोग गुलाम बन के जिएं। ये होने वाला नहीं है। आपकी सरकार पलटेगी। आपके हिसाब से उनका क्या तात्पर्य है जब 80-20 की बात होती है? पोलराइज कर रहे हैं, एक गुप्त संदेश दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग के हिसाब से 80% वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं गद्दी से, जो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और तकलीफ में है योगी के हुकूमत से। वो है 80। और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की। क्या कुछ कहा अनुराग भदौरिया ने, सुनिए आप भी। कमाल है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की भाषा शैली। कभी कहते हैं हम ठोक देंगे, कभी कहते हैं हम मुंह काला कर देंगे, कभी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। ये मुख्यमंत्री हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं? कमाल है भाई। उत्तर प्रदेश को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने भी क्या कुछ कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरह से अपने शब्दों के जरिए घेरा, सुनिए ये भी। दादा 80 और 20% का आपने जिक्र किया, इससे जुड़ा भी सवाल उनसे पूछा गया कि क्या किसी मजहब से जुड़ा था, तो उनका कहना है कि 80% लोग इस बार बीजेपी के साथ हैं, 20% लोग तमाम बाकी पार्टियों के साथ हैं, और ये 80% लोग वही हैं जो सुरक्षा पसंद हैं, दंगा विरोधी हैं, और 20% लोग वो हैं जो दंगा पसंद है, अराजकता जिनको पसंद है, जो विकास विरोधी हैं, जिन्हें सुरक्षा रास नहीं आती। उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं सरकार की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हिसाब देख लो, इसी सरकार के बनाया, मतलब उन्हीं की जो केंद्र सरकार उन्होंने बनाते हैं, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या आते हैं, उसमें जो आंकड़ा आते हैं वो आंकड़ा बताते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अराजकता की जो सूबा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नाम में तो उत्तर प्रदेश जरूर, हम चाहते थे कि उत्तम प्रदेश बने, लेकिन आज योगी जी की अगुवाई में उत्तम प्रदेश अधम प्रदेश में तब्दील हो चुके हैं। सारे उत्तर प्रदेश से लोग हाहाकार मचा रहे हैं। किसान, बेरोजगार जवान, बेरोजगार नौजवान से लेकर आप जाइए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर वर्ग के लोग से आप खुद बातचीत करिए और देखिए कि वहाँ आज योगी जी के खिलाफ किस तरीके की आवाजें बुलंद होते जा रहे हैं। आपको 20% में बताते हैं आपकी पार्टी को कि 20% ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला है। बेकार बात, हम आम लोगों को गुमराह करने के लिए बेकार बातें उठाई जा रहे हैं। 80 और 20 की सहारा उनको इसलिए लेने पड़ते कि वो सब जब सारे जो राह बंद हो चुके हैं, सारे रास्ता जब बंद हो चुके हैं, उनको जब जानकारी ये हो रही है कि हमें लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे, तो चलो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हथियार बना के उनको एक औजार के रूप से इस्तेमाल किया जाए। तो विपक्ष लगातार एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा रहा है ताकि जो तिलिस्म, जो कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां पर लगातार की जा रही है अपने प्रचार प्रसार को लेकर आगे बढ़ाते हुए, उसमें सेंध लगाई जा सके। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल हसन ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। फखरुल हसन चांद साहब, कल मुख्यमंत्री योगी जी ने नेटवर्क 18 से बात करते हुए कहा कि अभी जो गठबंधन बना हुआ है, अलायंस है, उससे पहले 2019 में उससे बड़ा अलायंस था। कहा जाता था कि बीजेपी का कोई चांस नहीं है, तो इस बार तो कैसे ही होगा? देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। और फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई आ रही थी यहाँ, उसके बाद पुलवामा की एक घटना ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया था। अगर योगी जी ये समझते हैं कि एक गठबंधन फेल हो गया था, तो आने वाला जो समय है 2022 का विधानसभा चुनाव, जो हमने छोटे दलों से गठबंधन किया है, योगी जी को 10 मार्च को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा बदलाव का गठबंधन था। इसी के साथ जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 80-20 की बात दोबारा दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 80% जो लोग हैं जो सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं वो उनके साथ हैं, 20 वो लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं या इनको शांति नहीं पसंद।
देखिए 80% वो लोग हैं जो पिछले हैं, जिनका आरक्षण खाया गया। 80% वो लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं। हम समझते हैं कि 80-20 की ही लड़ाई है और 80% तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ हैं। हम तो 20% की लड़ाई में योगी जी से लड़ रहे हैं कि वो जो 20% के लोग हैं उनको भी हम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साइड कर लें, क्योंकि जनता आज महंगाई से परेशान है, किसान आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है। हम कानून व्यवस्था देखते हैं तो देखते हैं कि कैसे माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। टेनी जी आज भी मंत्री बने हुए, बलात्कारियों के पीछे सरकार खड़ी हो जाती। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता 22 में बदलाव लेके आएगी। तो न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उसी को लेकर अब देखिए किस तरह से विपक्ष यहां पर घेराबंदी उनके बयानों को लेकर कर रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है, मजबूत हुई है, सुनिए आप भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जो गुंडे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है इन बयानों से। पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुंडे माफिया मवाली डरे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में हैं, उनके में भय है कानून का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को, आम जनमानस को, व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम, उनके मन में एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।